friends. Hope you're doing well. So today we are going to learn about very interesting topic like human body is a wonderful machine. Agree? The human body has many systems such as skeletal, muscular, digestive, reproductive, respiratory, nervous system, excretory system, etc. These systems have a number of organs such as heart, lungs, kidney, liver, etc., which perform different functions. So, yes, we are going to learn about fundamental of anatomy, physiology, and kinesiology, which is used in sports. So, first is anatomy. Anatomy is the study of shape, size, weight, location, and structure of the body of organism or any living beings. Anatomy क्या है? एक हम फ्रेमवर्क कह सकते हैं, बॉडी का फ्रेमवर्क जो कि स्ट्रक्चर को शो करता है. ओके, इसमें देखते हैं साइज क्या है बॉडी का, शेप क्या है, उसका वेट क्या है, लोकेशन क्या है. लोकेशन मींस आप नी की लोकेशन देख सकते हो, एल्बो की देख सकते हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग साइज का होता है, सबके शेप अलग होते हैं बॉडी के, राइट. सो इट डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एना एंड टॉमी. एना मीन्स अ पार्ट and टॉमी means to cut. So in detail, the framework of various system of a human body is provided in human anatomy. Definition क्या है इसकी? It is the structure of human body from microscopic to macroscopic. So here microscopic means it is the study of minute anatomical structure assisted with the microscopes, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ओके, मैक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन बाय द नेक्ड आईज. मींस हम उसको बिना किसी लेंस यूज किए हम नॉर्मली उन आंखों से देख सकते हैं, उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक. सो it is the science of structure of the body and the relation of its part. इन शॉर्ट हम अनाटॉमी को कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, और वी कैन से फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये फंक्शंस बताती है, जैसे कि हमारी बॉडी में 11 ऑर्गन्स होते हैं, 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, राइट. जैसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, राइट, जिसको कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर, स्किन कह सकते हैं हम. स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेथेटिक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. इन सिस्टम के बारे में हम आगे बात करेंगे. ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है. तो ये जितने भी सिस्टम है आपकी बॉडी में, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उसे कहते हैं फिजियोलॉजी. ओके, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो कार्डियो रेस्पिरेटरी है, आपका नर्वस सिस्टम होगा, राइट, ये सारे सिस्टम्स हैं, 11 सिस्टम्स जो आपको शो किए हैं, उसका जो फंक्शन होता है वो आता है फिजियोलॉजी में. There are some importance of anatomy and physiology in physical education and sports. तो anatomy and physiology वो स्पोर्ट्स में
कहाँ यूज होता है? सबसे पहले, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ गेम. As we know, there are different types of sports, right? And each sports require different types of anatomical structure. Similarly, individuals have different types of psychological limits or capabilities to perform in any game, which are utilized in different types of sports and games. So, with the help of anatomy and physiology, we can easily suggest the individual to play that game and perform it well, right? एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स हैं. ओके, सो राइट साइड से जो फर्स्ट है, आप उसका अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हो, वो फैट है थोड़ा. तो उसको कौन सी गेम अच्छी लगेगी? मीन्स वो कौन सी गेम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकता है. बैडमिंटन थोड़ा मुश्किल है, राइट? अगर हम उसको बैडमिंटन की जगह शॉर्ट पुट दें तो वो ज्यादा परफॉर्म कर पाएगा. हैमर थ्रो दें, राइट? तो वो ज्यादा परफॉर्म कर पाएगा एज कंपेयर टू द बैडमिंटन गेम. ऐसे ही लेफ्ट साइड जो इंडिविजुअल है वो थोड़ा थिन है और हाइट उसकी लंबी है. तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? बास्केटबॉल. कि वो बास्केटबॉल अगर खेले, उसकी हाइट अच्छी है, बास्केट अच्छे से कर सकता है वो. ओके, और स्विमिंग आप सजेस्ट कर सकते हो. आप और भी गेम सजेस्ट कर सकते हो उसका अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख के, किसी भी इंडिविजुअल का. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. In physiology provides the knowledge of capacity or capabilities of cardiovascular system and various organs of the body. We also get detailed knowledge about the function of nervous system, muscular system, and excretory system, etc. while do training or play any competition. So एक कोच को या फिजिकल एजुकेशनिस्ट को पता होना चाहिए कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं जो उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनकी क्या फंक्शन है, राइट? उस हिसाब से हर एक इंडिविजुअल की ट्रेनिंग अलग अलग होती है. सपोज किसी एक इंडिविजुअल का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, वो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है लॉन्ग ड्यूरेशन रेसेस में, वो ट्रेनिंग ही नहीं कर पा रहा उस तरीके से, तो कोच समझेगा उसको कि उसका फंक्शन ठीक नहीं है, इस वजह से उसकी ट्रेनिंग जो होगी वो अलग डिजाइन की जाएगी. अगर कोच को या फिजिकल एजुकेशन टीचर को नहीं पता होगा तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है उसके प्लेयर के लिए और उसके स्टूडेंट्स के लिए. नेक्स्ट इज anatomy provide the knowledge of structures of various organs. In human anatomy provides the detailed knowledge about the structure of various organs of the body. We get the knowledge of structures, shape, size, location, and weight of every organs of the system of the human body. मीन्स कि ये हर इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर देख के ही बता सकता है कि उसका जो फंक्शन होगा ऑर्गन्स का वो कितना होगा. ठीक है, सपोज कोई ज्यादा फैट है, ठीक है, एंडोमॉर्फ टाइप का एक पर्सन है, तो उसकी बॉडी क्या होगी? फैट होगी, राइट? फैट है उसकी बॉडी, मसल ज्यादा है, ऑर्गन्स भी उसके अलग होंगे. अलग इन द सेंस वेट, ऑर्गन का वेट अलग होगा. जैसे उसकी बॉडी के हिसाब से उसका वेट ज्यादा है तो ऑर्गन्स में भी इफेक्ट आएगा. ओके,
हम कंपेयर नहीं कर सकते एक वेट लिफ्टर को और एक बैडमिंटन प्लेयर को। आई होप यू क्लियर दैट पॉइंट। For example, weightlifting is more appropriate for short statured students in compared to volleyball or basketball. As I told you, weightlifter को हम बैडमिंटन प्लेयर से या फिर वॉलीबॉल प्लेयर से, बास्केटबॉल प्लेयर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर ही अलग है, उनके ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। नेक्स्ट इज किन्सियोलॉजी। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक। Kinesics means movement or to move, and logia means to study. So it is the scientific study of human and non-human body. It includes biomechanics, orthopedics like strength and conditioning, psychology, and method of rehabilitation such as sports, exercise. जो ह्यूमन किन्सियोलॉजी है वो देखता है कि आपकी मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, किस स्पीड से, किस एंगल से आपकी जो बॉडी है वो मूव हो रही है, क्या फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, क्या ग्रेविटी है उसकी, कितने फोर्स लग रहा है आगे से, ऑपोजिट कैसा है, एक्सेलरेशन क्या है बॉडी की, ठीक है, एक्शन रिएक्शन कितना हो रहा है, बॉडी में जितने भी मूवमेंट है, जैसे रनिंग में आप अपने हैंड्स मूव करते हो, क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है आपकी रनिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में। ओके, इसी को कहते हैं किन्सियोलॉजी, कि आपका मूवमेंट कैसे हो रहा है, आपकी कंडीशनिंग कैसे हो रही है। ये हेल्प करता है साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल, मेंटली और फिजिकली। हेल्प करता है रिहेबिलिटेशन में। रिहेबिलिटेशन मतलब कि आपकी अगर इंजरी हुई है उसको जो ड्यूरेशन मिलता है इंजरी रिकवर होने का, उसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन। इंजरी कैसे भी हो सकती है स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज करते टाइम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, जर्क आ सकता है, अक्यूट इंजरी हो सकती है या क्रॉनिक इंजरी हो सकती है। अगर वो रिकवर हो रही है तो उसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में भी जो मूवमेंट आते हैं आप वो कर नहीं पाते, राइट, करेक्टिव एक्सरसाइज जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे करनी चाहिए, उस टाइम होता है रिहेबिलिटेशन। तो किन्सियोलॉजी में भी रिहेबिलिटेशन में जो मूवमेंट होती है, जैसे कि इंजरी हुई है, ठीक है, रिकवरी मोड पे हुआ, तो धीरे धीरे ही आपका जो, सपोज हाथ में इंजरी है तो धीरे धीरे ही आपकी एंगल, रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इंजरी ठीक हो रही है, धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है बैक टू नॉर्मल आ रही है, उस मूवमेंट को कहते हैं किन्सियोलॉजी। ठीक है, रिहेबिलिटेशन में भी यूज हो गया ये, किसी भी मूवमेंट में उसको कहते हैं किन्सियोलॉजी। और इधर नॉन ह्यूमन बॉडी क्यों लिखा है? सपोज कोई कार है, वो मूव कर रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हुई, उसकी स्पीड हुई, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, उसके टायर्स जो है उसका वेट क्या है, वो मूवमेंट होने में हेल्प कर रही है कार को, उसे कहते हैं किन्सियोलॉजी। ओके, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस क्या है किन्सियोलॉजी की? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। As I told you, it includes biomechanics. So, which helps to detect the major imbalance of the body. अगर imbalance मतलब अगर कोई इंजरी हुई है, आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही है, तो उसको किन्सियोलॉजी जो है वो हेल्प करता है डिटेक्ट करने में। ओके okay? जैसे आपका हैंड, सपोज हैंड मूव नहीं हो रहा है किसी इंडिविजुअल का, तो किससे डिटेक्ट हुआ कि हाथ इतना मूव क्यों नहीं हो रहा, रेंज ऑफ मोशन इतनी क्यों है, हाथ पूरा क्यों नहीं स्ट्रेट हो रहा है, तो वो किन्सियोलॉजी से आपको पता चलता है, ठीक है, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन आपको पता है आपका हैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, पर अगर किसी इंजरी की वजह से या आप गलत सो गए हो, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से आपका हाथ सीधा नहीं हो रहा,
ओके, तो इम्बैलेंस हुआ बॉडी का, आपके हैंड का, उसको डिटेक्ट करता है किन्सियोलॉजी कि आपकी मूवमेंट इतनी होनी थी पर ये कम हो रही है, क्यों, मूवमेंट कैसे कम हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन साइकोलॉजिकल बैलेंस। किन्सियोलॉजी जो है वो फिजिकली और मेंटली बैलेंस करके चलता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी कैन बी चेक्ड एंड ट्रीटेड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी इंडिविजुअल को इंजरी हो गई है हाथ में, ठीक है, तो उसका जो हाथ है वो मूव नहीं हो रहा, तो वो डिटेक्ट हो सकता है और ट्रीट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज क्योर डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। डिसेबिलिटी में क्या आ गया, हमने पहले भी पढ़ रखा है किन्सियोलॉजी में, जैसे कि डिसेबिलिटीज में क्या क्या होते हैं, काइफोसिस हो गया, ओके, राउंड बैक, हंच बैक हो गया, या फिर स्कोलोसिस हो गया, किसी भी टाइप की डिफॉर्मिटी हो गई चाइल्ड को, तो वो भी ठीक हो सकती है। जैसे कि पॉइंट में लिखा है चेक, लास्ट सेकंड पॉइंट में, तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, सपोज एक इंडिविजुअल है, एक छोटा बच्चा है, ओके, वो आगे होके चल रहा है, उसको काइफोसिस है, काइफोसिस कैसे पता चला, पहले देखने पे कि ये आगे क्यों झुक रहा है, इसके शोल्डर्स आगे क्यों हैं, ठीक है, ये डिटेक्ट हुआ। उसके बाद क्योर, क्योर करोगे आप कैसे, अगर वो फर्स्ट स्टेज है उसका, तो आप एक्सरसाइज करा सकते हो उसको, अगर सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, तो सर्जरी होगी काइफोसिस की। ओके, ऐसे ही मूवमेंट जो है बॉडी की चेक होती है, ट्रीट होती है, ओके, और क्योर भी हो सकती है। हम अगर पहले ही उस बच्चे को बोल दे कि नहीं सीधा हो, ठीक है, टोकना उसे बार बार कि सीधा हो, सीधे बैठो, तो वो क्योर हो सकते हैं, काइफोसिस होने से पहले ही हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। Skeletal system is consisting of all the bones of the body. हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, फेलेंजेस से लेकर स्कल तक, वो सारे ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनाने में। ओके, so there are 213 bones in children and 206 bones in adult. These bones differ in shape and size. जैसे कि आपके फिंगर्स के जो बोन्स हैं वो अलग होंगे, ठीक है, शेप उनका अलग होगा, साइज अलग होगा, वैसे ही आपका स्कल, वो भी उसका डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप होगा। सो दीज बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द लिगामेंट्स। अगर कोई बोन जो है वो मिल रही है आपस में, जैसे नी हो गया, एल्बो हो गया, ओके, शोल्डर हो गए, जितनी भी बोन्स हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उसको कहेंगे लिगामेंट। So bones provides support and protection to the delicate organs of our body. हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं स्केलेटल सिस्टम। ओके, bones also provide surface for the attachment of skeletal system। जैसे कि हमारे बोन्स के ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए मसल्स होते हैं। For example, skull protects the brain and ligament protects the heart and lungs. तो ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। स्केलेटल सिस्टम जो है वो आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड है, एक्सेल एंड अपेंडिकुलर। तो एक्सेल में टोटल होते हैं 80 बोन्स एंड अपेंडिकुलर में होते हैं 126 बोन्स। तो देखते हैं क्या क्या एक्सेल में आता है और क्या क्या अपेंडिकुलर में आता है। इन एक्सेल स्केलेटल there are bones of skull, rib cage and vertebral column। जैसा कि पिक्चर में शो हो रहा है, इसमें स्कल में होते हैं 28 बोन्स। स्टर्नम होता है जो चेस्ट पे होता है, ओके, उस वो एक बोन होता है सिर्फ। रिब्स होती है 24 बोन्स की।
ओके। हायोइड बोन होता है जो नेक पे होता है, वो भी होता है एक बोन। वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 26 होता है अडल्ट में, और चिल्ड्रन में होता है 33। नेक्स्ट ग्रुप में है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज, इन तीनों को सेपरेट करके जितने भी बोन्स बचते हैं वो इंक्लूड होते हैं अपेंडिकुलर में। क्या क्या होते हैं? अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। लिम्स, ओके, हाथ और पैर, सिर्फ हाथ और पैर बचे। तो अपर लिम्ब में कितने होते हैं, मतलब आपके जो दोनों हैंड्स हो जाएंगे, अपर लिम्ब होते हैं 64 बोन्स एंड लोअर लिम्स कैरी करता है 62। टोटल हुआ 126। अपर लिम्ब में आ जाते हैं क्लैविकल बोन, ओके, जो कॉलर बोन जिसे कहते हैं, स्कैपुला जो बैक में होता है, ह्यूमरस जो आपके जहाँ पे बाइसेप्स होते हैं, ओके, रेडियस, अल्ना और जो आपके हैंड्स होते हैं, और कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ये आपके आ गए हैंड पे, मतलब रिस्ट से इधर, मींस आपके फिंगर्स आ गए, फिर कार्पल्स आ गए, फिर मेटाकार्पल्स आ गए। हम इन डिटेल में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लोअर लिम्ब में आता है 62 बोन्स, राइट, जैसे कि फीमर जो आपकी थाइज हो गई, पटेला जो आपकी नीज हो गए, ओके, नीज के ऊपर एक कैप टाइप का होता है उसे कहते हैं पटेला जो ज्वाइन करता है, और टीबिया, ठीक है, एंकल में हो गए टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स एंड फेलिंजेस। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ बोन्स। बोन्स के क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले सपोर्ट करता है, ओके, ये एक फ्रेमवर्क है जो ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है कि वो एक जगह हिले नहीं, ठीक है। मींस वैसे तो मसल्स भी हैं, राइट, और ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, पर ये जो स्ट्रक्चर है आपका, फ्रेमवर्क है, वो सपोर्ट करता है पूरी बॉडी को, ओके, ताकि इम्बैलेंस ना हो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, जैसे एग्जांपल लिया था ब्रेन, स्कल में होता है, ठीक है, स्कल प्रोटेक्ट करता है, और हार्ट एंड लंग वो रिब केज में होता है, रिब केज प्रोटेक्ट करते हैं इन ऑर्गन्स को। नेक्स्ट इज मूवमेंट, ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ओके, जैसे आप रिस्ट को कैसे भी घुमा सकते हो, किसी भी एंगल में मूवमेंट हुआ किसी भी पॉइंट पे, तो ये हेल्प करता है मूवमेंट करने में। स्टोरेज, बोन्स में स्टोरेज होती है, ओके, मिनरल्स होते हैं इसमें, फैट होते हैं, आपने बोन मैरो नाम सुना होगा, तो वो भी एक बोन है, ठीक है, उसमें स्टोरेज होती है मिनरल्स एंड फैट्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड सेल फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया ब्लड सेल फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और हम जो बोन्स के बारे में इन डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।